टेबल जहां से 100% श्योर क्वेश्चंस आपको आएंगे. Like these are all important enzymes used in genetic engineering. यानी ये सारे important enzymes हैं जो कि genetic engineering में use होते हैं. So सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे alkaline phosphatase. Always try to reveal the function of the enzyme by splitting the name. Like this is the very thumb rule in biology, that you have to split the words in order to understand that the terminology completely. So this is alkaline phosphatase. Phosphatase means A's लगा है मतलब it will remove, किसी भी चीज के सामने A लग गया तो क्या हो गया, it will remove that particular group. So phosphatase means phosphate removal करेगा ये. So it will remove 5' phosphate group of the DNA molecule. Bacterial alkaline phosphatase is more stable but less active than calf intestinal alkaline phosphatase. So यहाँ पे ये भी पता चल गया कि कौन स्टेबल है और कौन नहीं है. So alkaline phosphatase का काम क्या करेगा, 5' से फॉस्फेट ग्रुप को हटाएगा डीएनए मॉलिक्यूल में से. मतलब अगर आपको स्पेसिफिकली 5' से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना है, देन यू विल नीड द अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम. नाउ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डीएनएज one enzyme in genetic engineering, what it do, it degrades the double stranded DNA by hydrolyzing internal phosphodiester linkage. So DNase 1 का काम क्या करता है, it will degrade the double stranded DNA by hydrolyzing the internal phosphodiester linkage. यानी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है DNase 1. उसके अलावा आता है ई कोलाई एक्सोन्यूक्लियस 3. एक्सोन्यूक्लियस इट मींस इट विल सिक्वेंशियली रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एक्सो है, एंडो होता मतलब इन बिटवीन स्पेसिफिक साइट पे, लेकिन एक्सो है मतलब टर्मिनल पे, एंड्स पे काम करेगा. तो एंड्स पे या टर्मिनल क्या करेगा, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है हमारे डीएनए मॉलिक्यूल का, उसे क्या करता है, रिमूव करता है, एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोट्रूडिंग 3' टर्मिनी. यानी कि ये सीक्वेंशियली रिमूव करता है सिर्फ और सिर्फ एंड्स का. इन बिटवीन अगर डीएनए के, जैसे मान लो ये डीएनए हेलिक्स है, तो यहां से अगर प्रोट्रूडिंग OH से दिख रहा है कोई और मॉलिक्यूल का, या यहाँ पे किसी और से ये एसोसिएटेड है, तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसे ये क्लीव नहीं करता है, ये सिर्फ टर्मिनल वाले का क्लीव करेगा, ये ध्यान में रखना है. सो इट इज 3' को कौन करता है, एक्सोन्यूक्लियस 3 करेगा. 5' फॉस्फेट को कौन करेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज करेगा. नाउ वन ऑफ द another important enzyme that is frequently asked in CSIR, DBT, GATE is Klenau fragment. So Klenau fragment, first of all, it is a proteolytic product of E. coli DNA polymerase 1. ये क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं बता रही हूँ, और ये 100% आता ही है. CSIR में भी पूछा जाता है बहुत बार, CSIR की 2 मार्क्स वाले में. Klenau fragment is the proteolytic product of DNA polymerase 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे दे देगा. तो इट इज दी प्रोटियोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1. डीएनए पॉलीमरेज 1 का ये प्रोटियोलिटिक प्रोडक्ट होता है. इट हैज बोथ पॉलीमरेज एज वेल एज 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड नो 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बिकॉज फ्रैक्शनेशन ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट रिमूव द फ्रैगमेंट विद द 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. यानी जो इतना सारा कहानी लिखा है, इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो प्रोटियोलिसिस होता है. प्रोटियोलिसिस होता है किसका, डीएनए पॉलीमरेज 1 का. सो इट दैट हैज बोथ पॉलीमरेज एंड 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. यानी पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 का प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के बाद में क्या होता है, इसके पास 2 फंक्शंस अवेलेबल होते हैं. कौन सा फंक्शन अवेलेबल नहीं होता, जो पार्ट प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के बाद रिमूव हो गया है. सो कौन सा रिमूव हो जाता है, जो नहीं है. सो कौन सा नहीं है, लेट मी हाईलाइट इट. दिस वन. सो प्रोटियोलिटिक प्रोडक्ट of E. coli DNA polymerase 1 has
बोथ पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है एंड 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, बट 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि जब प्रोटीलिटिक प्रोडक्ट हो रहा है तो दो पार्ट्स निकलेंगे, एक बड़ा छोटा, तो जो रिमूव हो जाता है वो ही रहता है 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वाला। सो वो रिमूव हो गया, तो वो रिमूव हो गया तो फंक्शन कहाँ से मिलेगा क्लिनाउ फ्रैगमेंट को? तो इसीलिए क्लिनाउ फ्रैगमेंट क्या होता है, विथ ओनली डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी ड्यू टू अ म्यूटेशन इन दी 3' एक्सोन्यूक्लियस सीक्वेंस। ये एक अनदर वेरिएंट है क्लिनाउ फ्रैगमेंट का। यानी कि देखो, क्वेश्चन में जब तक अदरवाइज कुछ नहीं पूछा है हमेशा स्टैंडर्ड मान के चलना है, इन जनरल मान के चलना है। यानी क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि कोई म्यूटेशन केस है या कोई म्यूटाजेनेसिस किया गया है, किसी रिसर्चर ने कोई कुछ भी क्या किया है, एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन किया है, तो आपको हमेशा जनरल कंडीशन मान के ही आंसर करना है। जैसे अगर पूछेगा क्लिनाउ फ्रैगमेंट क्या है, तो क्लिनाउ फ्रैगमेंट वो है जिसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी भी हो, 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी हो, बट क्या नहीं हो, 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं हो। ठीक वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास में क्लिनाउ फ्रैगमेंट है जो कि क्या है, म्यूटेशन हो गया, ड्यू टू अ म्यूटेशन, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि जो कन्वेंशनली 3' एक्सोन्यूक्लियस था वो क्या हो, वो किसी तरह से अगर म्यूटेशन का क्या केस दिया उसके अकॉर्डिंगली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या नहीं होगा उसमें, दोनों जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं होगा, यानी 3' एक्सोन्यूक्लियस भी है पॉलीमरेज भी है, तो म्यूटेशन का क्या केस मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3' एक्सोन्यूक्लियस ही बचा रहेगा, 5' पॉलीमरेज एक्टिविटी भी नहीं होगी। सो ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा मूंगबिन न्यूक्लियस क्या करता है, इट विल लाइक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए एंडोन्यूक्लियस का काम करता है। इस टेबल में जितने भी मैं बता रही हूँ चीजें, उनमें से किसी में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो कि यूज होते हैं कहाँ पर, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कोई भी हमें काम करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उसमें ये एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। जो ये मूंग बीन न्यूक्लियस है, इट इज़ एन एंजाइम फ्रॉम मूंग बीन स्प्राउट्स, जो स्प्राउट्स हम खाते हैं मूंग बीन, उसमें से आइसोलेट किया हुआ। हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं अपने मास्टर्स में एंजाइम का, तो ये वो वाला एंजाइम है, इसीलिए इसका नाम है। सो इट विल डिग्रेड व्हाट, इट विल प्रेफरेंशियली डिग्रेड दी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। यानी क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए, एंडोन्यूक्लियस लिखा है मतलब ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लीव करता है और आरएनए को आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, तो इसीलिए स्पेसिफिकली सिंगल स्ट्रैंडेड कहाँ लगा है, डीएनए में लगा है, तो ये उसे क्लीव करता है। नाउ इसके अलावा भी एक एंजाइम आता है न्यूक्लियस बाल 31। यहाँ पे एंजाइम का नाम बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी जब हमने पढ़ा मूंगबीन न्यूक्लियस और उसके जस्ट नीचे हमने पढ़ा ये बाल 31। सो बाल 31 न्यूक्लियस क्या है, सॉरी, इट विल डिग्रेड बोथ 3' to 5' ends of DNA without internal cleavage। यानी ये क्या करता है, ये 3' एंड को और 5' एंड को डीएनए के डिग्रेड करता है बिना इंटरनल क्लीवेज किए, यानी डुअल फंक्शन एंजाइम है। और ये इसीलिए जाना जाता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इट विल डिग्रेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम बोथ द एंड साइमल्टेनियसली थ्रू एन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। याद रखना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास होगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रही हूँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये टेबल जो है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ग्लिक यस अभी मैं सही बोल रही हूँ, मैंने पिछले सेशन में गिलबर्ट बोल दिया था गलती से, क्योंकि नाम सेम है। गिलबर्ट जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक होती है, और ग्लिक GLICK ग्लिक बुक जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए है। जितना भी पोर्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग का है उसी से पढ़ो, सारा कुछ एक जगह में स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में विथ डायग्राम विथ फ्लो चार्ट मिल जाएगा। बैक टू दी टॉपिक, मूंग बीन न्यूक्लियस क्या करता है,
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए को क्लीव करता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है, ये एंडोन्यूक्लियस है, यानी इन बिटवीन कट लगाएगा। लेकिन न्यूक्लियस बाल 31 जो है वो क्या करता है, इट्स स्पेसिफिकली डिग्रेड्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों ही एंड्स पे करेगा, विदाउट इंटरनल क्लीवेज। अगर बीच में वो नहीं, यहाँ इस शब्द का मतलब समझो, इस टर्मिनोलॉजी का, विदाउट इंटरनल क्लीवेज का मतलब क्या होगा कि वो एंडोन्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि कहीं पर भी वो कट लगा सकता है इन बिटवीन। लेकिन ये लिखा है कि विदाउट इंटरनल क्लीवेज, तो समझ जाओ कि जो न्यूक्लियस बाल है इट हैज एन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तभी तो एंड स्पेस से हटाएगा। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, एंड स्पेस से हटाएगा वो। नाउ नेक्स्ट एंजाइम इज पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज क्या करता है, इट विल ऐड एएमपी फ्रॉम एटीपी टू द 3' एंड ऑफ द एमआरएनए। पॉली ए पॉलीमरेज हम पढ़ते हैं कहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं हम, मॉडिफिकेशन में। सो ये क्या करता है, एएमपी का एडिशन करेगा फ्रॉम दी एटीपी, और कहाँ पर करेगा, कहाँ पे करेगा वो भी पता होना चाहिए, 3' एंड ऑफ दी एमआरएनए। नाउ अनदर एंजाइम विच इज वेरी कॉमन, you know about the function of reverse transcriptase. So it is retroviral RNA directed DNA polymerase. reverse transcriptase जो है उसका फंक्शन क्या होता है, reverse transcriptase is like one of the most important enzyme, और जिसका फंक्शन अभी हमने देखा था कोविड में। सो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स डीएनए, डीएनए को क्रिएट करता है, किससे करता है, लेकिन आरएनए से करता है। यूजुअली हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनाना, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, आरएनए टेम्पलेट लेके डीएनए बनाना। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। सो देयरफॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होगा, आरएनए डायरेक्टेड होगा, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए सिंथेसिस। सो अगर डीएनए टू आरएनए बन रहा है तो इट विल बी डन बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाउ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरएनएज एच का। आरएनएज एच का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट विल डिग्रेड द आरएनए स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल। यानी डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, और अगर आप आरएनएज एच को अप्लाई कर रहे हैं वहां पे, सो इट विल डिग्रेड स्पेसिफिकली द आरएनए, क्योंकि क्या नाम है इसका, आरएनएज है, ये डीएनएज नहीं है। सो ये इसका भी फंक्शन देखो, यहाँ पे फंक्शन किसी का भी पूछा जा सकता है, बट most of the time Klenau fragment is important, and this RNase H, S1 nuclease, and बाकी ये सब तो आपको पता ही है, अगरेज, टैगपॉल, T7 DNA पॉल, ये सब लाइगेज वाइगेज का फंक्शन भी आपको पता ही है। तो जहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस है, लाइक मूंग बीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बाल 31, यहाँ सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैचिंग सबसे, यहाँ पे भी क्वेश्चन कैसे अरेंज होंगे, मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंडिविजुअल एंजाइम का फंक्शन आ सकता है, या फिर ऑपोजिट क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं एक पार्ट से, एक टॉपिक से, अगर वो निकाल ले रहे हो सो आपको कोई भी नहीं हरा सकता कहीं पे। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन बना दूं, अ रिसर्चर वाज आइसोलेटिंग समथिंग फ्रॉम एनी ऑफ दी, लाइक मैं कुछ भी होस्ट दे दूं, नाम रैंडम मेंशन कर दूं, एंड मैं वहां पे लिख दूं कि he or she wants to manipulate a gene by doing that particular task, like while manipulating the gene of interest, he or she by mistakenly damage a gene that is known to cause this activity। अब activity में क्या दे दूंगी कि it is known to degrade the single stranded RNA from the DNA RNA hybrid। so मैं वहां पे क्या लिखूंगी, now tell me, फर्स्ट क्वेश्चन दे दूंगी, आइडेंटिफाई द जीन दैट इज बाय मिस्टेकनली डैमेज्ड। तो वहां पे क्या आंसर होगा, आरएनएज एच। कोई तो एंजाइम भी कौन बनाता है, जीन ही बनाता है, तो वो डैमेज हो गया। उसके बाद में सेकेंड पार्ट में क्वेश्चंस क्या दे सकती हूँ मैं, कि व्हाट विल हैपन इफ आरएनएज एच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, so it will not be able to degrade the RNA strand from the DNA RNA hybrid। so there are multiple ways to ask a question from a particular topic, like function देके एंजाइम का नाम पूछो, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन का तो अब जमाना नहीं है,
100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 100 को तो हमें देना नहीं है क्लियर करने के लिए, तो वो बच्चा क्वालिफाई करे जो सच में टेढ़े क्वेश्चन का भी सीधा आंसर निकाल सकता है। सो इसीलिए फंक्शन देके एंजाइम का नाम पूछे, एंजाइम देके फंक्शन का नाम पूछे, इन सभी टेबल में से किसी एक का पूछे, या फिर मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग में आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं S1 न्यूक्लियस। तो S1 न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? इट विल डिग्रेड द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। S1 न्यूक्लियस क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डिग्रेड करता है। सो ये जितना भी मैं बता रही हूँ इस टेबल का ही स्क्रीनशॉट रख लो तो भी हो जाएगा। सो S1 न्यूक्लियस क्या है? इट इज एन एंडोन्यूक्लियस। तो इट विल डिग्रेड द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को भी करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बेसिकली को ये करता है। एंड इसके अलावा क्या है? T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। सो काइनेज का रोल क्या होता है? इट विल कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट। इट विल लाइक जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है इसका काम क्या होता है? काइनेज का रोल क्या होता है? हम लोग सीडीके, साइक्लिन ये सब भी पढ़ते हैं। सो काइनेज का रोल होता है फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। तो यहाँ पे लिखा है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो इट विल ट्रांसफर द टर्मिनल फॉस्फेट फ्रॉम अ न्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट टू अ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कहाँ पे ट्रांसफर करता है वो भी लिखा है, कहाँ से करता है वो भी लिखा है। सो काइनेज का काम क्या होगा? ट्रांसफर करवाएगा टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप को न्यूक्लियोसाइड 5' ट्राइफॉस्फेट में से 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो ये होगा। नाउ उसके अलावा T4 डीएनए पॉलीमरेज। T4 डीएनए पॉलीमरेज का रोल क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंड 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये सब तो कॉमन है। T7 डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंड 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये सब तो आपको बेटर पता होगा ट्रांसक्रिप्शन जब आप पढ़ते हैं, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन अच्छे से। टैक डीएनए पॉल हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। टैक नाम कहाँ से पढ़ा? थर्मस एक्विटिकस से आइसोलेटेड होता है बैक्टीरिया जो कि थर्मोस्टेबल प्रोवाइड करता है। बी अगरेज क्या करता है? इट विल डाइजेस्ट दी अगरोज। It is used to retrieve the separated DNA molecule from the agarose gel। यानी अगरोज जेल से हमें स्पेसिफिकली अपना डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए तो अगरोज जेल को क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो डाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम? अगरेज यूज करते हैं। जैसा नाम दिख रहा है अगरेज क्या करेगा? अगरोज जेल को डाइजेस्ट करेगा ताकि डीएनए को हम इल्यूट आउट कर सके और अपना जो भी पर्पस है उसके लिए प्यूरिफाई करके यूज कर सके। तो ये जितना भी यहाँ पे मैंने बताया सारे ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिसका फंक्शन आपको पूछा जा सकता है।